हाय स्टूडेंट्स, यूनिट रे ऑप्टिक्स में क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चंस की बुकलेट का लिंक और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, लिखा है कि ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f1 इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ f2। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन तो आप देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 22, इसको करने के लिए ये करना होगा आप लोगों को कि आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉन्केव लेंस है और कोएक्सियल रखे हैं इस तरह से। इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी फोकल लेंथ f2। लेकिन आप जानते हैं कि अगर हम लोग साइन लेंगे तो हमारे पास जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, और जो कॉन्केव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव। तो ये प्लस f1 और ये माइनस f2 ये हो जाएगी। उसके बाद आप लोग क्या करोगे कि आप लोग ये मानोगे कि जो कंबाइंड लेंस है, ये जो लेंस कॉम्बिनेशन है, इसकी फोकल लेंथ है f और इसकी वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। तो आपके पास फार्मूला होता है लेंस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ के लिए, तो वी हैव 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यह फार्मूला यूज़ करोगे और इसमें वैल्यूज पुट कर दोगे। तो वी हैव कि 1/f इज इक्वल टू ये है प्लस f1 एंड 1/-f2। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2। यहाँ से हम लोग f1 f2 एलसीएम ले लेंगे। f1 f2 ये पहुँचेगा यहाँ, पहुँचेगा यहाँ पर, तो f2 माइनस f1। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन ये आएगी निकल के f इज इक्वल टू f1 इंटू f2 अपॉन f2 माइनस f1। ये निकल के आएगा आंसर। यहाँ पर ख़ास बात ये है कि जिसकी फोकल लेंथ कम होगी, जो कंबाइंड लेंस होगा, वो उसी नेचुरल लेंस की तरह बिहेव करेगा। जैसे कि आप देखिए कि साइन तो आपने ले ली है ऑलरेडी। अगर f1 की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ अगर ज़्यादा है, तो आप देखो कि f2 माइनस f1, क्योंकि f1 इंटू f2 तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन f2 माइनस f1 नेगेटिव हो तो f नेगेटिव आएगा। इसका मतलब जो लेंस कॉम्बिनेशन है ये बिहेव करेगा एक कॉन्केव लेंस की तरह। और अगर इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है, f2 ज़्यादा है, तो f1 इंटू f2 तो पॉजिटिव होगा और f2 माइनस f1 ये होगा पॉजिटिव। तो f इज इक्वल टू पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो f पॉजिटिव होगा। तो उस केस में जो लेंस कॉम्बिनेशन है वो बिहेव करेगा एक कॉन्केव लेंस की तरह, एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ जो होती है वो पॉजिटिव होती है। आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर देखिए, लिखा है राइट द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल फॉर ए पेयर ऑफ ऑप्टिकल मीडिया। तो आप जानते हैं कि ये रिलेशन क्या है। आप देखो कि अगर ये ग्लास है और ये एयर है, जब भी कोई लाइट रे ग्लास से आती है और अलोंग द इंटरफेस ये चली जाती है, तो जो ये एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल C, for which angle of refraction in rarer medium
इज़ 90 डिग्री। ये आप लोग को याद होगा। अगर आप लोग स्नेल्स लॉ से ये यहाँ पर लगाएंगे तो आप लिखेंगे कि फ्रॉम स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है, रिफ्रैक्शन लाइट का जो हो रहा है ये हो रहा है ग्लास से एयर में, तो आप लिखेंगे GNA इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। ये आप लिखोगे। जो साइन I है ये हो जाएगा साइन C अपॉन साइन R, जहाँ लिखा हुआ है ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री, यानी साइन C अपॉन 1 ये होगा। ठीक है। और जहाँ लिखा है आपने GNA ये होता है 1/ANG, तो 1/ANG इज इक्वल टू साइन C अपॉन 1। या आप कह सकते हो कि ANG इज इक्वल टू 1/साइन C। जहाँ लिखा है ANG इसको आप N लिख सकते हो, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो आप लिखेंगे कि दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। तो यहाँ लिखोगे आप N इज इक्वल टू 1/साइन C। ये निकल के आएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। लिखा है कि ट्रेस द पाथ ऑफ द रे of light passing through a glass prism ABC as shown in the figure. If the refractive index of glass is 1.732, find out the value of angle of emergence from the prism. तो आप देखिए, आप पहले फिगर बना लीजिए जो फिगर गिवन है। ये आप बनाएंगे। ये नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है। इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर इस लाइट रे का नॉर्मल इंसिडेंस शो किया हुआ है। ओके, ये शो किया हुआ है। ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल गिवन है 60 डिग्री। तो आप देखेंगे इस सरफेस के लिए जब नॉर्मल इंसिडेंस होगा, यानी कि जब एंगल I इज इक्वल टू 0 होगा, तो इसके लिए R भी 0 होगा। तो बिना डेविएशन के ये लाइट रे पहुँचेगी यहाँ पर इस तरह से। उसके बाद इस सरफेस पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने। ओके, आप देख रहे हैं कि ये 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये 90 हो जाएगा एंगल, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस वाले AB फेस के लिए जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो I बना यहाँ पर, ये कितना हो गया, ये 60, ये 30, ये 60, तो ये 30 डिग्री। और उससे करस्पॉन्डिंग आप देखो कि यहाँ पर R निकालना है आप लोगों को। ठीक है, R निकालने के लिए आप ये मानेंगे कि आप देख रहे हैं कि ग्लास से एयर में जाएगी जब लाइट रे, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये हो जाएगी। और आप लोगों को ये जो एंगल R है, जिसको हम एंगल ऑफ इमरजेंस कह रहे हैं यहाँ पर, ये आप लोगों को
निकालना है। यहाँ पर n की वैल्यू इस ग्लास के लिए, फॉर ग्लास n की वैल्यू गिवन है 1.732 या √3। ओके, तो यही करना है कि आपको ट्रेस करना है पाथ को और एंगल ऑफ इमरजेंस इसकी वैल्यू निकालना है। तो पाथ तो मैंने देखिए ट्रेस कर दिया है, आपको r निकालना है। तो जब आप देखो कि जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB है, अगर इसके लिए आप स्नेल्स लॉ लगा देंगे तो आप लोग r निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे कि फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB फ्रॉम स्नेल्स लॉ, तो फॉर्मूला क्या होता है, n = sin I अपॉन sin R। अब जो लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है वो हो रहा है कहाँ से, ग्लास से एयर में, तो आप लिखेंगे GNA कि GNA = sin I अपॉन sin R, ये हो जाएगा। तो देखिए साइन GNA कितना होगा, 1/ANG होगा। साइन 30 डिग्री वैल्यू आप निकाल चुके हो उसकी I की वैल्यू, और R आपको निकालना है। ये जो ANG है ये √3 गिवन है, जो साइन 30 अपॉन साइन R, तो यहाँ से साइन R इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन 30 इंटू √3। साइन 30 1/2 इंटू √3, इट मीन्स √3/2, ये हो जाएगा। तो जो एंगल ऑफ इमरजेंस होगा, एंगल ऑफ इमरजेंस R, ये होगा साइन इनवर्स √3/2, और आप जानते हैं कि किसके लिए होता है, 60 डिग्री के लिए। तो ये एंगल ऑफ इमरजेंस निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। ये लिखा है ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म फॉर विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.732 मूव्स पैरेलल टू द बेस लाइन ऑफ द प्रिज्म inside it. Find the angle of incidence for this ray. तो आपके पास एक इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है। क्वेश्चन नंबर है 25। For an equilateral ग्लास प्रिज्म कितना होता है, प्रिज्म एंगल 60 डिग्री। और उसके लिए ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो रिफ्रैक्टेड रे है इनसाइड द प्रिज्म, ये प्रिज्म है ABC, तो रिफ्रैक्टेड रे बेस BC के पैरेलल है। तो आप जानते हैं, आपको शायद याद होगा ये बात, कि जब भी रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म बेस के पैरेलल होती है तो उस वक्त जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है डेल्टा, वो डेल्टा M के इक्वल होता है। ग्राफ से आपको याद दिला दूँ, आपको ग्राफ से याद दिला दूँ कि ये ग्राफ एंगल ऑफ इंसिडेंस I एंड एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में है। आप देख रहे हैं कि किन्हीं भी दो एंगल के लिए, दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, जैसे मान लीजिए कि ये है I1 और ये है I2, तो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहे I1 हो चाहे I2 हो,
उसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा सेम हो सकता है। लेकिन किसी भी जब I1 और I2 आप देखिए, जब उसकी वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू I होती है तो उस केस में जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है ये डेल्टा m होता है। इसका मतलब कि जब I1 और I2 दोनों फेसेस से, चाहे AB की बात करें चाहे AC की बात करें, अगर दोनों फेसेस से जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे, जब वो इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब I1 इज इक्वल टू I और I2 इज इक्वल टू I, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उस केस में जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा ये एंगल ऑफ डेविएशन है, ये जो डेल्टा होगा ये डेल्टा m के इक्वल होगा। ठीक है, जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इस एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल होगा, AB और AC जो इसके रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, इस पर, क्योंकि आप देखिए लाइट की प्रॉपर्टी तो रिवर्सिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, अगर लाइट जाएगी ऐसे और हम लोग यहाँ पर इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें लाइट की डायरेक्शन को, तो ये जाएगी इसी पास से। तो इस केस में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है I1, तो अगर यहाँ से डालेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये I2 होगा। ठीक है ना। फ़िलहाल जो नज़र आ रहा है बना हुआ है यहाँ पर वो ये है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है AB रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर, और जो लाइट निकल रही है AC सरफेस से ये एंगल ऑफ इमरजेंस ये I2 है। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो उस केस में डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा m, यानी कि जब I1 और I2 दोनों I के इक्वल हो जाएंगे तो मिनिमम डेविएशन का एंगल होगा, एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा उस केस में। ओके, अब आपसे यही पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25 में, कि एरिया ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म फॉर विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ 1.732। इसमें मतलब n की वैल्यू गिवन है 1.732 या √3, ये गिवन है। मूव्स पैरेलल टू द बेस लाइन ऑफ प्रिज्म, तो ये इसके पैरेलल तभी होगी कि जब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल होगा, और वो तभी पॉसिबल है यानी कि जब ये R और ये R' इक्वल होंगे, तो उस केस में जो ये रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म है ये इस बेस के पैरेलल होगी। तो फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस रे, तो आपको उस केस में ये I की वैल्यू निकालनी है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि दोनों केस में इक्वल ही होगा, I1 और I2 I के इक्वल होंगे, वो आपको निकालना है। तो आपके पास फार्मूला है, आप जानते हैं कि I इक्वल डेल्टा m प्लस A/2 होता है, तो वो फार्मूला आप यूज़ कर लेंगे। एक लाइन क्वेश्चन है बस, उसके बाद आप लिखेंगे फ्रॉम I इज इक्वल टू डेल्टा m प्लस A/2। तो यहाँ से आप वो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल सकते हैं। कितना होगा ये आपको निकालना है। तो आपके पास फॉर्मूला होता है, देखिए कि वी हैव n इज इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस A/2 डिवाइडेड बाई साइन A/2, ये फार्मूला होता है। अगर आप इक्वेशन 1 का यूज़ करें यहाँ पर तो ये साइन I हो जाएगा यूजिंग इक्वेशन 1 वी हैव, तो हो जाएगा कि √3 इज इक्वल टू साइन, ये हो जाएगा I अपॉन साइन A का मतलब 60 डिग्री अपॉन 2, तो साइन I अपॉन साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से साइन I निकल के आएगा √3 इंटू साइन 30 डिग्री,
ये निकल के आएगा। तो आप देखोगे कि √3 इंटू 1/2 यानी √3/2 इतना हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ से आप लिखोगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2 और 60 डिग्री के लिए होता है, तो I इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, द रेडिया ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ ए डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। क्वेश्चन नंबर 28 में ये कह रहे हैं कि आपके पास एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, माने कि उसके दोनों फेसेस ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। इसके लिए R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर और इस फेस के लिए R2। ये विद साइन देखेंगे तो आप देखेंगे जो P1 फेस होगा इसका C1 इस तरफ होगा और जो P2 सरफेस है इसका C2 इस तरफ होगा। ओके, तो विद साइन देखेंगे, जब आप विद साइन देखेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं इसके कैसे कैसे, ये इस डायरेक्शन में है इसलिए ये पॉजिटिव होगा, और ये इस तरफ है इसलिए ये नेगेटिव होगा, और इनकी वैल्यूज़ गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो ये +10 सेंटीमीटर और ये -15 सेंटीमीटर ये है। और जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ अगर आप देखें तो गिवन है 12 सेंटीमीटर। F इज इक्वल टू कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव होगी +12 सेंटीमीटर, और आपको लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जानते हैं लेंस मेकर फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। आप लिखेंगे कि वी हैव लेंस मेकर्स फार्मूला (1/f) इज इक्वल टू n-1 विद इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला है आपके पास, आपको याद होना चाहिए। तो ये है 1/+12 n आपको निकालना है, 1/r1 विद साइन +10 n माइनस विद साइन लिखें तो -15। तो 1/12 इज इक्वल टू n-1 विद इन ब्रैकेट 1/10 + 1/15। सॉल्व करेंगे तो 1/12 इज इक्वल टू n-1, यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो 30, 3 + 2, 1/12 इज इक्वल टू n-1, 5/30, 6 और 6 से 2 जाओ तो 1/2। तो n-1 इज इक्वल टू 1/2, तो n इज इक्वल टू 1 + 1/2, n इज इक्वल टू 3/2। ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 लिखा है कि वॉयलेट कलर इज सीन एट द बॉटम ऑफ द स्पेक्ट्रम व्हेन वाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड बाय ए प्रिज्म स्टेट टू एक्सप्लेन दीज ऑब्जर्वेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 29 में ये कहना चाहते हैं कि आपके पास ये एक प्रिज्म है, जब आप लोग इस पर नेचुरल वाइट लाइट डालते हैं, ये है नेचुरल वाइट लाइट, तो अगर यहाँ पर से आप देखोगे इसका स्पेक्ट्रम इस स्क्रीन पर, तो यहाँ पर जो इसे कंपोनेंट कलर्स हैं, इसमें जितने भी कलर्स हैं,
तो सबसे नीचे आप देखोगे कि अगर ये इंसिडेंट लाइट रे है तो आपको याद होगा विबग्योर, ये आता है। और सबसे नीचे जो कलर आता है वो आता है वॉयलेट, और सबसे ऊपर जो आता है ये आता है रेड। तो आप जानते हैं कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, इसके बीच जो भी एंगल बनता है ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो दिस इज़ डेल्टा फॉर वॉयलेट कलर एंड दिस इज़ डेल्टा फॉर रेड कलर, ठीक है। और जो मीन येलो कलर है वो ठीक बीच में आता है। तो ऐसा स्पेक्ट्रम मिलता है, इसे कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट में पूछना चाहते हैं कि जो वॉयलेट कलर है वो सबसे नीचे क्यों आ रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए यहाँ पर। तो देखो आप जानते हो कि इसका कॉज क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो ए है वो तो सबके लिए सेम है, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो आप ये देखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हर कलर के लिए, इस प्रिज्म के ग्लास के लिए अलग अलग होगा। अगर हम लोग लाइट कलर चेंज करते हैं तो क्या हर कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n होता है वो अलग अलग होता है। तो आप देखो कि आप जानते कि वी नो दैट कि सबसे ज़्यादा स्पीड कौन सी लाइट की होगी यहाँ पर, बताइए। तो वेलोसिटी ऑफ रेड कलर ये सबसे ज़्यादा और वेलोसिटी ऑफ वॉयलेट कलर ये सबसे कम। लेकिन आप जानते हैं एन सी अपॉन वी होता है। इसका मतलब कि अगर आप c अपॉन वी आर निकालेंगे, c अपॉन वेलोसिटी ऑफ वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा होती है, और c अपॉन वी आर क्या होता है, ये होता है n। तो n सफिक्स r ये सबसे कम होता है और n सफिक्स v ये सबसे ज़्यादा होता है। तो रीज़न है ये, यहाँ से स्टार्ट हुआ रीज़न। ये स्टार्ट हुआ कि किसी भी मीडियम में, किसी भी डेंसर मीडियम में जो रेड कलर के लाइट की स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और वॉयलेट कलर की लाइट की स्पीड सबसे कम होती है। इस वजह से रेड कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और वॉयलेट के लिए सबसे कम होता है। तो आपके पास फॉर्मूला है कि फ्रॉम डेल्टा इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए। अगर आप ये फॉर्मूला देखें तो आप देख रहे हैं कि जो a है वो तो हर लाइट के लिए सेम है और n r सबसे कम है और n भी सबसे ज़्यादा है। इसलिए जो एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर होगा ये सबसे कम होगा और एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट कलर ये सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा डेल्टा v है और इसी वजह से जो वॉयलेट कलर होता है उसकी पोजीशन सबसे नीचे हुआ करती है डिस्पर्जन ऑफ लाइट में। ओके, तो इसी वजह सीन वॉयलेट कलर सीन एट द बॉटम ऑफ द स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये इसका रीज़न हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है, ए बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज़ ए फोकल लेंथ 2/3 टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर सरफेस, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल। तो एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 30 में आप लिखेंगे कि फॉर बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस का मतलब ये है जिसके जो दोनों सरफेसेस हैं वो इक्वली कॉन्वेक्स हैं, यानी उनकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सेम है। R1 और R2 इन दोनों की वैल्यूज़ एक जैसी हैं, लेकिन साइन तो आपको लेना पड़ेगा। इसका C1 इस तरफ आएगा, इसलिए ये कैसा होगा प्लस का R, और ये कैसा होगा माइनस का R। और इसकी जो फोकल लेंथ है ये पहली बात तो पॉजिटिव होगी और ये किसी भी सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर की 2/3 है, तो 2/3 ऑफ R ये गिवन है। तो आपको जो लेंस का मटेरियल है इसका
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी n कितना है ये आपको निकालना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, लेंस मेकर फॉर्मूले से आप कर सकते हो इसको। आप लिखेंगे कि फ्रॉम लेंस मेकर्स फॉर्मूला वी हैव 1/f इज इक्वल टू n-1 विद इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, ये हो जाएगा। तो 1/f की वैल्यू प्लस का 2/3 ऑफ r इज इक्वल टू n निकालना है, n-1 1/r1 जो है ये प्लस r माइनस दिस इज़ माइनस r, ये पहुँचेगा ऊपर तो 3/2r इज इक्वल टू n-1, ये होगा 1/r प्लस 1/r। सॉल्व करेंगे तो 3/2r इज इक्वल टू n-1, ये होगा 2/r, r से r कैंसिल होगा, यहाँ पर यह आएगा कि 3/4 इज इक्वल टू n-1, तो n इज इक्वल टू 3/4 प्लस 1, एलसीएम लेंगे 4, 3 प्लस 4 इसका मतलब 7/4, तो n की वैल्यू आएगी 7/4, 7/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 लिखा है कि फॉर विच कलर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल इज़ मैक्सिमम एंड मिनिमम। कौन से कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है और किसके लिए मिनिमम होता है। तो इस तरह क्वेश्चन हमने काफ़ी डिस्कस कर दिए, दोबारा बता दूं आप लोगों को। तो आप लिखेंगे कि वी नो दैट inside the material of prism velocity of red color ये मैक्सिमम होती है एंड वेलोसिटी ऑफ वायलेट कलर ये मिनिमम होती है। इसलिए c/v/r वेयर c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये मिनिमम होगी एंड c/वेलोसिटी ऑफ वायलेट कलर लाइट ये मैक्सिमम होगा। और आप जानते हैं c/v/r जो होता है वो होता है n। आप लिखेंगे बट n इज इक्वल टू c/v, ये फॉर्मूला था n इज इक्वल टू c/v। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर के लिए ये मिनिमम एंड वायलेट कलर के लिए ये मैक्सिमम। तो आप लिखोगे इस बात को कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मैक्सिमम फॉर रेड एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मिनिमम फॉर वायलेट, ये हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, लिखा है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज 0.3 मीटर एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5। तो देखिए इस क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन नंबर 32 फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, एक सरफेस प्लेन है और एक सरफेस कॉन्वेक्स है, ये है। तो ये P1 सरफेस और ये P2 सरफेस। तो विद साइन अगर आप R1 देखेंगे तो कितना होगा इनफाइनाइट, प्लेन है ना इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट। और इसका जो C2 होगा इस वाले सरफेस के लिए ये इधर होगा, कैसा होगा इस डायरेक्शन में नेगेटिव। इसका मतलब R2 इज इक्वल टू माइनस का R। आपको R की वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी ये गिवन है। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस। तो इसका मतलब आपको
जो आर है इसकी वैल्यू निकालनी है। फोकल लेंथ है 0.3 मीटर, एफ इज इक्वल टू 0.3 मीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5, एन इज इक्वल टू 1.5। तो आप लोग अगर लेंस मेकर फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे तो निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे फ्रॉम लेंस मेकर्स फार्मूला कि 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1 ये है 0.3 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1, 1/r1 है इनफाइनाइट एंड माइनस माइनस ऑफ r, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/0.3 इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 0.5, 1/इनफाइनाइट 0 प्लस 1/r, ये हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/0.3 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 1/r। तो आप r ले जाओगे यहाँ पर, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5 इंटू 0.3, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 0.15 मीटर या r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33। लिखा है कि गिव द फॉर्मूला दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल ऑफ प्रिज्म इन मिनिमम डेविएशन कंडीशन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम की कंडीशन होती है उस वक्त रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला जो होता है किसी भी प्रिज्म के मटेरियल का वो होता है n इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस a अपॉन 2 डिवाइडेड बाई साइन a अपॉन 2। तो सिर्फ फॉर्मूला बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द values of the angle of deviation for different values of the angle of incidence for a triangular prism। तो एक triangular prism है, उसके लिए आप देखें कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस डिग्री में और एंगल ऑफ डेविएशन गिवन है कि जब i की वैल्यू 33 तो डेल्टा 60, जब i 38 तो डेल्टा 50, जब i 42 तो डेल्टा 46, जब i 62 तो डेल्टा 40, जब i 60 तो डेल्टा 43, जब i 71 तो डेल्टा 50। तो आप देख रहे हैं यहाँ से कि जो मिनिमम डेविएशन का एंगल है डेल्टा m, इसमें से मिनिमम कौन सी वैल्यू है, ये है 40। तो आप लिखेंगे कि फ्रॉम द टेबल एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा m कितना है भाई 40 डिग्री, किसके लिए, फॉर i इज इक्वल टू 62 डिग्री के लिए। ये हमारा ऑब्जर्वेशन आ गया। फिर लिखा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ द एंगल ऑफ इमरजेंस लाइकली टू बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आप जानते हैं, मैंने आपको भी ग्राफ प्लॉट को बताया था, ग्राफ बिटवीन i एंड डेल्टा। इस तरह का ग्राफ आता है कि i की दो वैल्यूज़ सपोज i1 और i2 के लिए सेम एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा हो सकता है, लेकिन
जब I1 और I2 इक्वल्स टू I हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, तो उस केस में एक ही एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है। और उस केस में यही होता है जो कि यहाँ पर पूछ रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ द एंगल ऑफ इमरजेंस लाइकली टू बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो उस केस में I1 और I2 इक्वल होते हैं। कि मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर हमारे पास ये एक प्रिज्म है, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, तो उस केस में रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म ये बेस के पैरेलल होती है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ इमरजेंस, अगर ये I1 और ये I2, तो I1 और I2 इक्वल होते हैं, I के ही इक्वल होते हैं। कब? जब एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, ये डेल्टा M के इक्वल होता है। क्योंकि मैंने बताया था लाइट की प्रॉपर्टी रिवर्सिबिलिटी की होती है। अगर लाइट आप डालोगे यहाँ से तो जाएगी ऐसे, जब आप लाइट डालोगे यहाँ से तो जाएगी ऐसे। तो उस केस में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये एंगल ऑफ इमरजेंस होगा, ठीक है ना। तो उस केस में जब ये दोनों I1 और I2 इक्वल हो जाएंगे तो उस केस में जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो डेल्टा M के इक्वल होता है। तो यही बात आपसे पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में। ये लिखा हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ द एंगल ऑफ इमरजेंस likely to be equal to the angle of incidence। तो आप लिखेंगे we know that when delta is equal to delta M, जब ऐसा होता है then I1 is equal to equals to I2 is equal to I। In this case this angle I1 is equal to I2 is equal to I कितना है 62 डिग्री। For which डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा M इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये हो जाएगा। फिर लिखा है ड्रॉ ए रे डायग्राम शोइंग द पासिंग ऑफ लाइट टू दिस प्रिज्म व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस हैज़ द अबव वैल्यू। तो आप देखिए इसी केस में होगा कि जब ये 62 डिग्री होगा तो उस केस में जो ये है ये भी 62 डिग्री होगा और जो I है सॉरी जो डेल्टा है वो 42 डिग्री होगा, जो मिनिमम डेविएशन के एंगल के इक्वल होगा। ओके, तो ये किसका आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35। ये लिखा है कि ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। तो आप लिखेंगे कि फॉर इक्विलेटरल प्रिज्म जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है ए, ये 60 डिग्री होता है। ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एन इक्विलेटरल triangular glass prism from air undergoes minimum deviation when angle of incidence 3/4 the angle of prism। आप लिखेंगे कि angle of deviation delta is equal to delta m when angle of incidence I is 3/4 of angle of prism। इसका मतलब I is equal to 3/4 of 60 डिग्री 15 डिग्री ये हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो लिखा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रिज्म। तो स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रिज्म आपको V निकालना है। आप लिखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रिज्म
v इज इक्वल टू ये आप निकालना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, पहले आप लोग यहाँ से n निकाल लीजिए, और जब आप लोग n निकाल लेंगे तो n इज इक्वल टू c अपॉन v से आप लोग v निकाल सकते हैं। ओके, तो आप पहले लिखेंगे कि आपके पास फार्मूला होता है कि वी हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the material of prism. क्या फॉर्मूला होता है? n इज इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस a अपॉन टू डिवाइड बाई साइन a अपॉन टू। लेकिन आप जानते हैं डेल्टा m प्लस a अपॉन टू ये होता है i, आप लेंगे बट डेल्टा m प्लस a अपॉन टू ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो यहाँ से आपको मिलेगा n इज इक्वल टू साइन i अपॉन साइन a बाई टू, ये हो जाएगा। जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कि n इज इक्वल टू साइन आई आया 45 डिग्री अपॉन साइन ए है 60 डिग्री अपॉन टू, तो n इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन 45 अपॉन साइन 30 डिग्री। n इज इक्वल टू साइन 45 1 अपॉन रूट टू और ये 1 अपॉन टू, तो 2 अपॉन रूट टू, तो n इज इक्वल टू रूट टू। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। अब आप लोग निकाल सकते हैं। अब आप लिखेंगे कि फ्रॉम n इज इक्वल टू c अपॉन v स्पीड ऑफ लाइट इनसाइड प्रिज्म। तो यहाँ से आप v निकालोगे तो v इज इक्वल टू c अपॉन n, c 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर ये होती है, अपॉन रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिया 3√2 अपॉन 2 इंटू 10⁸, तो v इज इक्वल टू 3 इंटू 1.414 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ 0.707, तो v इज इक्वल टू 2.121 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें रिमेनिंग क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।